नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 5 की, जिसका नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस या भूआकृतिक प्रक्रम। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे, हम समझेंगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते क्या हैं। इन्हीं के पार्ट के रूप में इनके बेसिकली दो पार्ट हैं। वन इज एंडोजेनिक प्रोसेसेस, जो आंतरिक बल हैं, आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, और एक्सोजेनिक प्रोसेस जो बाह्य भाग में संचालित होते हैं, इनके बारे में। और इन्हीं के एक रूप वेदरिंग या अपक्षय, और अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं। मास मूवमेंट एंड लैंडस्लाइड्स, जो बृहद संचलन और भूस्खलन होते हैं, इनके बारे में समझेंगे। इरोजन और डिपोजिशन के बारे में समझेंगे, अपर्दन और निक्षेपण। और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मृदा निर्माण या सॉइल फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस होते क्या हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस बेसिकली भूतल पे संचालित होने वाले बहुत सारे प्रोसेस हैं, जिनके चलते पृथ्वी पे असंतुलन की स्थिति होती है। और कुछ प्रोसेस ऐसे हैं, कुछ बल ऐसे हैं जो असंतुलित अवस्था को संतुलित अवस्था में करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है कि हमारे अर्थ की सरफेस इतनी अनइवन क्यों है, और अनइवन होने का कारण हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस या भूआकृतिक प्रक्रम है। अब भूआकृतिक प्रक्रमों को दो भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक होता है एंडोजेनिक, दूसरा होता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक ऐसे प्रोसेस होते हैं जो पृथ्वी की सतह के अंदर अंदर काम करते हैं, और बहिर्जात प्रक्रम या एक्सोजेनिक प्रोसेस ये ऐसे प्रोसेस हैं जो पृथ्वी की सतह के ऊपर काम करते हैं। तो एंडोजेनिक प्रोसेस बेसिकली अर्थ के ऊपर डिसबैलेंस लाते हैं। कहीं पे उत्थान होगा, कहीं निमज्जन होगा, कहीं अपलिफ्टमेंट या सबमर्जेंस। और एक्सोजेनिक प्रोसेस जहाँ पे अपलिफ्टमेंट होता है, उत्थान होता है, वहाँ पे नीचे करते जाते हैं, निचले भागों को भरते जाते हैं। तो एंडोजेनिक प्रोसेस ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, और एक्सोजेनिक प्रोसेस उसको बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि हमारा अर्थ की जो सरफेस होती है वो बैटल फील्ड्स ऑफ टू अपोजिट फोर्सेज। तो बैटल फील्ड में ये टू अपोजिट फोर्सेज क्या क्या है। एक फोर्स है हमारा एंडोजेनिक, और दूसरा फोर्स है हमारा एक्सोजेनिक। तो एंडोजेनिक फोर्स जो पृथ्वी पे असंतुलन की उत्पत्ति करते हैं, इनको हम लोग दो पार्ट में रखते हैं। एक हमारा डायस्ट्रॉफिज्म और दूसरा वोल्केनिज्म। तो डायस्ट्रॉफिज्म या इसको कहते हैं पटल विरूपणी बल, यानी जो अर्थ के सरफेस में कुछ न कुछ विरूपण लाता है, डिफॉर्मेशन लाता है। और ये चार प्रकार से हम लोग रखते हैं इसको। इसमें जो फर्स्ट वन है ये ओरोजेनिक, या इसको कहते हैं पर्वत निर्माणक बल। इन बलों से पर्वतों की रचना होती है। दूसरा है एपायरोजेनिक, जो इसको कहते हैं महाद्वीप जनक बल या महादेश जनक बल। थर्ड इज अर्थक्वेक, भूकंप। और चौथा इसमें है प्लेट का मूवमेंट। तो भूकंप और प्लेट के मूवमेंट में हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है पिछले चैप्टरों में। तो पहला ओरोजेनिक फोर्स क्या है। ओरोजेनिक फोर्स या पर्वत निर्माणक बल, ये बेसिकली फोल्ड के कारण होता है, वलन से। और जितने भी विश्व के बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, ये सारे के सारे वलित पर्वत हैं। आप वर्ल्ड का मैप उठाइए और पर्वतों की श्रृंखला को देखिए, उनके क्रम को देखिए। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में रॉकीज और एंडीज पर्वत बने हुए हैं। यूरोप के बीचों बीच से आल्प्स पर्वत हैं। अफ्रीका के उत्तरी भाग में एटलस पर्वत हैं। और आल्प्स की ही सीरीज ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, वो हिमालय पर्वत की पूरी श्रृंखला से जुड़ी हुई है। तो ये सारे पर्वत बेसिकली फोल्डेड पर्वत के उदाहरण हैं। तो इन बलों को, जो फोल्डेड पर्वतों के लिए उत्तरदायी हैं, इन बलों को हम लोग कहते हैं ओरोजेनिक फोर्स या पर्वतन बल। दूसरा एपायरोजेनिक फोर्स, ये बेसिकली ऐसे फोर्स हैं जिनसे महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है। या तो कुछ स्थल भूभाग बहुत बड़े क्षेत्र में ऊपर उठ जाते हैं, या तो कुछ निमज्जन हो जाता है, सबमर्ज हो जाते हैं, तो उन पे सागरों का विस्तार होता है। तो एपायरोजेनिक फोर्स बेसिकली महाद्वीप और महासागरों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। ओरोजेनिक फोर्स पर्वतन निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तीसरा बल इसमें अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो भूकंप के झटके P, S और L तरंगें उत्पन्न होती हैं।
तो इनके कारण कहीं कहीं छोटे स्तर पे उत्थान या फॉल्ट या इस तरह से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जो बेसिकली असंतुलन के परिणाम हैं। चौथा इसमें प्लेट मूवमेंट। इसको हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से समझा था कि प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, कैसे मूव करती हैं, उनके मूवमेंट के लिए उत्तरदायी फोर्स कौन कौन से हैं। तो प्लेटों के संचरण के कारण बहुत सारे असंतुलन उत्पन्न होते हैं, और ये हमने देखा था कि जहाँ पे प्लेटें डाइवर्जेंट हैं वहाँ पे मिड ओशियानिक रिजेज बने थे, जहाँ पे कन्वर्जेंट हैं वहाँ पे फोल्डेड माउंटेन्स बने थे, जहाँ पे पैरेलल मूवमेंट था वहाँ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनी हुई थी। तो इस तरह से ये प्लेटों का मूवमेंट पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे इम्बैलेंसेज क्रिएट करता है। ये पहला फोर्स हो गया डायस्ट्रॉफिज्म। दूसरा फोर्स हमारा वोल्केनिज्म। वोल्केनो के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि ज्वालामुखी ऐसे होल होते हैं, ऐसे वेंट होते हैं जिनसे होकर मैग्मा पृथ्वी की सतह पे आता है। तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं जो सरफेस पे बनते हैं। ये कौन होते हैं? ज्वालामुखी के पर्वत होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। और बहुत सारे स्थलाकृतियाँ ऐसी हैं जो पृथ्वी की सतह के नीचे बनती हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इन सब प्रक्रियाओं को हम लोग कंबाइंडली कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस। ये प्रोसेस पृथ्वी की सतह के नीचे उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी की सतह पे असंतुलन को क्रिएट करते हैं। इसके अपोजिट दूसरा एक्सोजेनिक प्रोसेस या बाह्य प्रक्रम। अब इन बाह्य प्रक्रमों का काम है कि जो भी असंतुलन आंतरिक बलों के कारण हुए हैं वो उन असंतुलनों को दूर करना। यानी अगर पृथ्वी में कहीं भी उत्थान हो रहा है, उत्थान होने वाले पार्ट को ये एवरेज पे लाते हैं। जो ऊपर उठा भाग है इसका इरोजन होगा, और जो नीचे वाला भाग है इसमें डिपोजिशन होगा। तो ये हरदम पृथ्वी को एक संतुलन की अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेस या एक्सोजेनिक फोर्सेज। और इन सारे प्रोसेस को कंबाइंड रूप से हम लोग कहते हैं डेन्यूडेशन या अनाच्छादन। इसके बहुत सारे रूप हैं। सबसे पहला वेदरिंग या इसको अपक्षय कहते हैं। इसमें चट्टानें टूटती फूटती हैं और अपनी ही जगह पे रहती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन सीटू प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ एट द सेम प्लेस। वो चट्टानें टूटती हैं तो उनके में परिवहन नहीं होता है, इनको कहते हैं हम लोग अपक्षय या वेदरिंग। क्या होता है अभी समझेंगे विस्तार से। दूसरा है मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट, बृहद संचलन। बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में बेसिकली चट्टानों का मूवमेंट होता है ऊपरी भागों से निचले भाग में, इनको हम लोग मास मूवमेंट बोलते हैं। इसके कई रूप होते हैं, अभी आगे देखते हैं इसको। तीसरा इरोजन, अपर्दन। अपर्दन भी कई रूप में होता है। तो अपर्दन में बेसिकली जो वेदर्ड मैटर हैं, जो टूटे फूटे चट्टानी भाग हैं, उनका परिवहन होता है और उनका साइज और छोटा होता जाता है। इरोजन में ट्रांसपोर्टेशन भी सम्मिलित होता है, क्योंकि जो इरोडेड मटेरियल होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पे होता जाता है। ये डिपेंड करता है प्रोसेस की एनर्जी पे। अगर प्रोसेस की एनर्जी ज़्यादा है तो इरोजन होगा। जैसे नदी, एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं अभी, कि नदी की धारा में जब तेजी होती है तो वो कटाव भी करती है और कटे हुए पदार्थों का परिवहन भी करती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी धारा का प्रवाह वेग कम होता जाता है, दैट मीन्स कि एनर्जी लेवल डाउन होता जाता है। तो जहाँ जहाँ एनर्जी लेवल डाउन होगा वहाँ डिपोजिशन की प्रक्रिया होगी या निक्षेपण की प्रक्रिया होगी। और इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं ह्यूमन एस्पेक्ट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने पिछले 50 सालों में जो विशेषकर कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग काफ़ी डेवलप हुए, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद वेदरिंग या इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन या डिपोजिशन, इन सब प्रोसेस को काफ़ी परिवर्तित किया है। कहीं पे ये प्रक्रियाएं बहुत तेज हो गई हैं, कहीं पे ये प्रक्रियाएं स्लो हुई हैं। तो ये इस तरह से हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस को क्लासिफाई करते हैं। अब सबसे बड़ी चीज कि जो भी प्रोसेस हैं, या एंडोजेनिक प्रोसेस हो या एक्सोजेनिक प्रोसेस हो, इन प्रोसेस को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एनर्जी। या एंडोजेनिक प्रोसेस या एक्सोजेनिक प्रोसेस। तो एंडोजेनिक प्रोसेस में जो मेन फोर्स है दैट इज एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ पाई जाती है? विद इन द अर्थ, अर्थ की सतह के नीचे। और इसमें जो सबसे मेन प्रोसेस है दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो सक्रियता में क्या होता है कि पदार्थों का तापमान बढ़ जाता है। प्लेट विवर्तनिकी वाले चैप्टर में हमने समझा था कि जो प्लेट के मूवमेंट के लिए जो उत्तरदायी संवहनीय तरंगें होती हैं, उनके कारण
क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो रेडियो एक्टिविटी जिम्मेदार है प्लेटों के मूवमेंट के लिए। दूसरा रोटेशनल फ्रिक्शन और तीसरा टाइडल फ्रिक्शन। तो जहां भी फ्रिक्शन होता है, टाइडल फ्रिक्शन बेसिकली बाह्य पिंडों के चलते होता है, जैसे पृथ्वी पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो चंद्रमा और सूर्य की तरफ से लगता है, और रोटेशनल फ्रिक्शन जो पृथ्वी के रोटेशन के कारण खुद से जनरेट होता है। तो जहां भी फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई होगा वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर एंडोजेनिक प्रोसेस के रूप में काम करता है। चौथा इसमें प्राइमॉर्डियल हीट, जो पहले से बची हुई रेमिनेंट एनर्जी है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पहले बहुत ही ज़्यादा गर्म हुआ करती थी और धीरे धीरे वो ठंडी हुई, और इसका प्रमाण है कि पृथ्वी के अंदर ऐसी लेयर्स मौजूद हैं जो आज भी तरल अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये पूरे के पूरे ये हीट हैं, और हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी आंतरिक बलों के लिए उत्तरदायी होती है। अब हम समझते हैं कि एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है, जो भी इरोजन, डिपोजिशन, वेदरिंग लाइक दैट, इनके पीछे की एनर्जी क्या है, क्योंकि विदाउट एनर्जी डिफरेंस कोई भी प्रोसेस काम नहीं कर सकता। तो ये एबव द अर्थ सरफेस की एनर्जी है। तो जो बेसिक एनर्जी का कारण है वो है हमारा सन के कारण ही पृथ्वी की सतह पे एनर्जी का डिफरेंस होता है। एटमॉस्फेयर हमारी ऐसी लेयर है जो कहीं हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, कहीं कम एब्जॉर्ब करती है, कहीं पे रेडिएशन विंडो होते हैं लाइक दैट। तो एटमॉस्फेयर इस हीट एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। और तीसरा इसमें पार्ट है ग्रेडियंट, ढाल, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो ढाल के सहारे वर्क करते हैं। अगर ढाल ना हो तो प्रोसेस काम नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने देखा था मास मूवमेंट या बृहद संचलन। तो बृहद संचलन कहाँ काम करता है? जहाँ पे ढाल हो। अगर ढाल नहीं होगा तो बाकी सारे फैक्टर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एंडोजेनिक प्रोसेस हो चाहे एक्सोजेनिक प्रोसेस, द बेसिक इज एनर्जी। अगर एनर्जी में डिफरेंस नहीं हुआ तो न तो एंडोजेनिक प्रोसेस काम कर सकते हैं, न ही एक्सोजेनिक प्रोसेस। अब हम समझते हैं डेन्यूडेशन और डेन्यूडेशन के पीछे के ड्राइविंग फोर्सेस के बारे में। तो डेन्यूडेशन मीन्स जो भी एक्सोजेनिक प्रोसेस हैं उन सबको कंबाइंड रूप से हम डेन्यूडेशन कहते हैं। इसको हिंदी में अनाच्छादन कहते हैं, और इसका मतलब है अर्थ का आउटर पार्ट एक्सपोज हो जाता है और ऊपर से चट्टानें क्रमशः कट कट के वहाँ से परिवहित होती रहती हैं, ट्रांसपोर्टेड होती रहती हैं। तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि इनके ड्राइविंग फोर्स क्या है। तो पहला प्रोसेस डेन्यूडेशन का हमारा वेदरिंग, जो चट्टानें टूट फूट के अपनी जगह पे रह जाती हैं, और बेसिकली इसमें दो पार्ट हैं, एक है डिसइंटीग्रेशन और दूसरा डिकम्पोजिशन, यानी यांत्रिक रूप से चट्टानों का टूटना और रासायनिक रूप से उनका वियोजन। तो इसके पीछे का जो फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स या एनर्जी इसको कहते हैं, तो ये एनर्जी या तो ग्रेविटेशन से हो सकती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से, जहाँ पे ढालें पाई जाती हैं वहाँ पे ये प्रोसेस और ज़्यादा काम करता है। मोलेक्युलर स्ट्रेसेज, स्ट्रेस या इसको कहते हैं हम लोग प्रतिबल, ये प्रति इकाई क्षेत्र पे लगने वाला दबाव है किसी भी पर्टिकुलर चट्टान में, और या केमिकल एक्शन, इन तीनों से वेदरिंग होता है। तो मास मूवमेंट के लिए जो होल एंड सोल फोर्स है वो दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि मास मूवमेंट ऊपरी भागों से निचले भागों में आता है अंडर इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमारी बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपरी भागों से नीचे की तरफ आती हैं। और तीसरा है इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी जिम्मेदार है। किसी भी आउटर प्रोसेस की, जैसे कि नदी है, विंड है, ग्लेशियर है, कोस्टल वेव्स हैं, इन सब में जब तक काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है तब तक इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। एक नदी से हम लोग समझते हैं कि यदि नदी का प्रवाह वेग अधिक होगा तो वो इरोजन भी करेगी, और इरोजन के साथ साथ उसमें जो इरोडेड मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। और जैसे जैसे ये काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, डिपोजिशन की प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है। तो ये डेन्यूडेशनल प्रोसेस और उसकी एनर्जी के सोर्स हैं। अब इसको हम लोग एक एक को देखते हैं। द फर्स्ट इज वेदरिंग। वेदरिंग को कहा जाता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, यानी कि कोई भी चट्टान या तो भौतिक रूप से टूटती है या रासायनिक रूप से वियोजित हो जाती है, और ये प्रोसेस
इन सीटू प्रोसेस है, दैट मीन्स प्रोसेस ऑन द साइट, इसमें कोई परिवहन नहीं होता है। तो वेदरिंग में दो चीजें हैं, एक यांत्रिक रूप से अपक्ष है जहां चट्टानें टूट फूट जाती हैं, और दूसरा रासायनिक रूप से अपक्ष है, जो चट्टानें रासायनिक संरचना रासायनिक रूप से सक्रिय होती हैं वो दूसरी चट्टानों से अलग हो जाती हैं। वेदरिंग की प्रोसेस को हम लोग देखते हैं पृथ्वी के जोन के हिसाब से। जैसे ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर से ऊपर जब हम जाते हैं एक आइडियलाइज्ड फॉर्म में तो हमारे डेजर्ट मिलते हैं, डेजर्ट के बाद स्टेपी ग्रासलैंड मिलता है, उसके बाद टैगा प्रदेश होता है, टैगा से ऊपर टुंड्रा प्रदेश होता है, ऊपर यानी नॉर्थ, या ऐसे जब हम इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण की तरफ मूव करते हैं तो आइडियलाइज्ड फॉर्म में सामान्य तौर से ये जोन पाए जाते हैं। तो विषुवत रेखीय जलवायु की जो विशेषता होती है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तापमान भी कम होता है और वर्षा की मात्रा भी कम होने लगती है। मरुस्थलों में वर्षा की मात्रा अत्यंत ही कम होती है। तो इसको इस डायग्राम से हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रिसिपिटेशन, और प्रिसिपिटेशन की लाइन ये है, इसको हम लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रिसिपिटेशन है वो मैक्सिमम है कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन में, और फिर डेजर्ट एरिया में, सवाना एरिया में ये कम होने लगता है, डेजर्ट में और कम हो जाता है, सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट रीजन यहाँ पे हम देख सकते हैं। स्टेपी में लगभग वैसे ही रहता है और थोड़ा सा ये बढ़ता है टैगा और पार्टजोल जोन में। पार्टजोल बेसिकली एक मिट्टी का प्रकार है। तो जो हमारा वेदरिंग का इम्पैक्ट है, सतह से जितनी गहराई तक वेदरिंग होती है, ये सबसे ज़्यादा डेप्थ भी कहाँ है हमारा, जहाँ पे तापमान अधिक है और जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक है, और ये दोनों ही पाए जाते हैं इक्वेटोरियल जोन में। जो भी इंडिकेशन बने हुए, जो इंडेक्स बने हुए हैं, तो पहला इसमें है फ्रेश रॉक, जो चट्टान है जिसपे वेदरिंग का इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। दूसरा जोन है जोन ऑफ लिटिल केमिकल अल्टरेशन, यानी इसमें थोड़ा सा रासायनिक परिवर्तन होता है जोन 2 में। जोन 3 मॉडरेट टू गुड केमिकल अल्टरेशन, यानी जोन 2 से ज्यादा जोन 3 में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जोन 4 क्ले मिनरल जोन। जोन 5 जोन ऑफ डोमिनेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, और जोन 6 है हमारा सॉइल विथ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो ये जोन 6 और जोन 5 ये हम ध्यान से देखते हैं तो केवल और केवल पाए जाते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया में या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी अधिक है। टेम्परेचर की लाइन हम देख सकते हैं, ये वाली है, टेम्परेचर भी अधिक है और टेम्परेचर के साथ साथ रेनफॉल भी अधिक है। तो 5 और 6 में क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो जहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है वहाँ बहुत सारे पदार्थ लीच करके नीचे चले जाते हैं, और सतह पे जो बचते हैं वो एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड बचते हैं। इस कलर से मिट्टी लाल होती है, जैसे लैटेराइट मिट्टी है, तो लैटेराइजेशन की प्रोसेस में यही होता है कि बाकी सारे पदार्थ छन के नीचे चले जाते हैं वर्षा की मात्रा के साथ साथ, और जो बचे रह जाते हैं वो आयरन के ऑक्साइड बचते हैं और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बचते हैं। तो जोन 5 एंड 6 ये केवल पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया में। अब जोन 4 पे चलते हैं। तो जोन 4 की जो डेप्थ है वो सबसे अधिक है हमारे ट्रॉपिकल एरिया में, और जोन 4 पाया जाता है टैगा और पाटजाल के रीजन में। लेकिन इसको जब हम देखते हैं तो न तो ये सेमी डेजर्ट एरिया में पाया जाता है और न ही स्टेपी लैंड में पाया जाता है। तो क्ले और उस तरह के मिनरल्स इसमें नहीं मिलते हैं। तो जोन 3 की बात करते हैं हम, तो जोन 3 मॉडरेट टू गुड केमिकल अल्टरेशन होता है। तो जोन 3 हमारा पाया जाता है इक्वेटोरियल रीजन में भी और टैगा रीजन में भी। अब जोन 2 जोन ऑफ लिटिल केमिकल अल्टरेशन, तो जोन 2 हमारा टैगा रीजन में भी मिलता है और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में भी मिलता है। बात करते हैं जब जोन 1 की, फ्रेश रॉक, तो ये फ्रेश रॉक आप देखिए 111 लिखा हुआ है इस डायग्राम पे, ये हर तरफ पाया जाता है, इनकी डेप्थ में अंतर पाया जाता है। तो हम बहुत आसानी से इस डायग्राम को देखते हुए कह सकते हैं कि जो वेदरिंग का इम्पैक्ट है वो मैक्सिमम कहाँ पे है, इक्वेटोरियल रीजन में। और क्यों है, क्योंकि रेनफॉल और टेम्परेचर ये दोनों ही बहुत अधिक है यहाँ पे, और इनके कारण वेदरिंग की प्रोसेस काफी तेज होती है। तो ये इस डायग्राम से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। अब वेदरिंग को देखते हैं, वेदरिंग के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है, इसमें मेजर ग्रुप ऑफ वेदरिंग। तो जो पहला प्रकार है वो है हमारा केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्ष है।
और दूसरा है इसमें फिजिकल वेदरिंग या भौतिक अपक्षय या इसको यांत्रिक अपक्षय कहा जाता है। और तीसरा है इसमें बायोलॉजिकल वेदरिंग जो जैविक अपक्षय होते हैं। पहले हम बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की। तो केमिकल वेदरिंग में हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, बहुत सारे ऐसे चट्टानें होती हैं, उनके संगठन ऐसे होते हैं कि वो जल में सीधे तौर पे घुल जाते हैं और घुलने के बाद वो अपनी मूल चट्टानों से अलग हो जाते हैं। दूसरा पार्ट इसमें कार्बोनेशन की प्रोसेस में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से घुलने के बाद ये बहुत सारे कार्बोनेट बनाता है और चूने पत्थर या लाइमस्टोन की चट्टानों पे बहुत तेजी से घोलक के रूप में कार्य करता है और वो चट्टानें इसमें घुल जाती हैं। तीसरा है हाइड्रेशन। तो जैसे हम जानते हैं जल में पाया जाता है H2O, तो जल के अंदर जो हाइड्रोजन विद्यमान है, तो बहुत कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन के बाद वो चट्टानें मूल चट्टानों से अलग हो जाती हैं। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं इसको। तो ऑक्सीडेशन में O से रिएक्शन होता है चट्टानों का, हाइड्रेशन में H से होता है, ऑक्सीडेशन में O से होता है, O2 से बेसिकली। तो O2 चट्टानों के साथ साथ जुड़ जाती है, उसमें ऐड हो जाता है। जैसे बहुत सिंपल सा उदाहरण है, जो हमारे लोहे के पदार्थ होते हैं उनमें जंग लगना, रस्टिंग। तो रस्टिंग में क्या होता है कि जल और वायु की उपस्थिति में जो O2 है वो अटैच हो जाता है हमारी चट्टानों से और चट्टानों के भार में वृद्धि होती है, उनका कलर भी चेंज होता है, जैसे लोहे का लाल रंग रस्टिंग के बाद, और वो फूल जाती हैं चट्टानें, फिर धीरे धीरे वो टूट जाती हैं। रिडक्शन ये पांचवा प्रकार है केमिकल वेदरिंग का। तो रिडक्शन में क्या होता है कि ये जो O2 चट्टानों में होता है ये बाहर निकल आता है और ये प्रक्रियाएं ऐसी जगहों पे होती हैं जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। जनरली ये ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे या किसी झील के सतह के नीचे ये इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। और इनमें जैसे आयरन है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में रंग लाल होता है और रिडक्शन की प्रोसेस में ब्लू या ग्रीन कलर में हो जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन के फॉर्म है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग की। तो फिजिकल वेदरिंग चट्टानें बाहर से टूटती हैं। तो पहला इसमें फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी भारी चट्टानें जो पर्वतीय क्षेत्रों या ऊपरी भाग में स्थित होती हैं उन पे हरदम एक बल नीचे की तरफ काम करता है और जैसे ही स्थितियां फेवरेबल होती हैं ये चट्टानें नीचे की तरफ आने लगती हैं। तो जहाँ पे लोड अधिक होगा वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अच्छे से काम करता है। और दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि जो चट्टानों में स्ट्रेस होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है, उन स्ट्रेस के कारण भी चट्टानें टूटती हैं। और ये स्ट्रेस या तो मोलेक्यूल पे हो सकता है या फिर चट्टानों के ऊपर हो सकता है। ये बेसिकली एक एंगल बना के टूटती हैं, सीधे सीधे नीचे नहीं आती हैं। दूसरा इसमें जो बल काम करता है एक्सपेंशन का फोर्स काम करता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जब बढ़ता है चट्टानें फैलती हैं, टेम्परेचर जब कम होता है चट्टानें संकुचित होती हैं, सिकुड़ती हैं। और धीरे धीरे फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया से चट्टानों में क्रैक्स डेवलप होते हैं, दरारें आती हैं और फिर उन दरारों के सहारे ये चट्टानें टूट जाती हैं। दूसरा फोर्स इसमें चट्टानों की संरचनाओं में क्रिस्टल का ग्रोथ होता है। जब क्रिस्टल बनते हैं तो चट्टानों में जो स्ट्रेस होता है वो बढ़ जाता है और चट्टानें क्रिस्टल के सहारे सहारे टूटने लगती हैं। और बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज भी ऐसे हैं जो चट्टानों को एक्सपेंशन को बढ़ा देते हैं। थर्ड इज वाटर प्रेशर। ये भी इनडायरेक्ट इफेक्ट है टेम्परेचर का। जैसे कहीं पे वाटर है सर्दियों में जहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है वो बर्फ के रूप में चेंज होगा। तो जैसे ही वाटर आइस में चेंज होगा उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है और फिर वो पानी के रूप में चेंज होगा तो आयतन कम हो जाएगा। तो ऐसे आयतन के घटते बढ़ते ये चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। थर्ड इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में बेसिकली बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो बिल बना के रहते हैं, खुदाई कर देते हैं मिट्टियों की, तो उनके कारण चट्टानें कमजोर होती हैं और उन चट्टानों में टूट फूट होता है। वेजिंग, वेज का मतलब होता है अंदर तक जाना, जैसे कि रूट है या कोई
जीव जंतु हैं वो काफी अंदर अंदर तक बिल बना के रहते हैं। बैक्टीरिया होते हैं जो चट्टानों को कमजोर करते हैं। प्लांट रूट प्रेशर, रूट काफी अंदर तक जाता है तो वो चट्टानों को अलग अलग करने का काम करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज जो मृदा या चट्टानों के ऊपरी भाग में कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क के चलते तोड़फोड़, खेती की जुताई करना, खेतों के रूप में परिवर्तित करना बहुत सारे जमीनों को, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी बहुत ज्यादा अपक्षय की क्रिया बढ़ी है। इस वेदरिंग का एक बहुत ही स्पेशल इफेक्ट है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सफोलिएशन या इसको हिंदी बोलते हैं अपदलन। इसमें जैसे प्याज होता है, प्याज की परत दर परत उखड़ती जाती है, उसी तरह से चट्टाने परतदार रूप में ऊपर से खाली होती जाती है, उनका अपक्षय होता रहता है, ऊपरी पार्ट टूटते जाते हैं। तो ये एक रिजल्ट है, ये कोई एक्सफोलिएशन प्रोसेस नहीं है। एक्सफोलिएशन इज रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। मूल कारण इसका क्या है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और ये एक्सपेंड करती हैं या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं चट्टाने। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आता है। तो जैसे कोई टेम्परेचर जब किसी भी राख का बढ़ता है तो वो चट्टाने फैलती हैं, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वो चट्टाने सिकुड़ती हैं। तो बार बार फैलने और सिकुड़ने की प्रोसेस से ये चट्टाने इस तरह से पहुंचती जाती हैं। जैसे ये दो डायग्राम हैं, आप देख सकते हैं कि चट्टाने परत दर परत यहाँ से टूट रही हैं, और इसको और ज्यादा क्लियर हम दूसरे डायग्राम से करते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि ये राउंडेड हिल है, छोटा सा पहाड़ी जैसा, और ये लेयर्स हैं इसकी जो टूट टूट के अलग अलग होती जाती हैं। तो ये लंबे समय का परिणाम है, और मूल कारण इसका क्या है? टेम्परेचर का चेंज। अब हम समझते हैं कि वेदरिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो पहली सिग्निफिकेंस इसकी कि फॉर्मेशन ऑफ रिगोलिथ एंड सॉयल, मृदा का निर्माण। और रिगोलिथ क्या होता है? रिगोलिथ बेसिकली चट्टानों के टूटे हुए बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। तो जैसे ये मूल चट्टान है, मूल चट्टान पे जब वेदरिंग का एक्शन होता है, केमिकल वेदरिंग हो, मैकेनिकल वेदरिंग हो या बायोलॉजिकल वेदरिंग हो, तो ये धीरे धीरे ऊपर से क्रैक्स इसमें बनते हैं। क्रैक्स के साथ ये चट्टानें टूटने लगती हैं, तो इनका कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसको हम लोग रिगोलिथ कहते हैं, जो चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। और इन चट्टानों पे धीरे धीरे हमारे मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा के संस्तरों में जो भी मृदाएं बनती हैं, संस्तरों को देखेंगे तो सबसे बेस में इसका रिगोलिथ होता है। रिगोलिथ चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े। और बिना रिगोलिथ बने मृदा का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि जो भी ये और छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं वो इन चट्टानों से ही टूटते हैं, जिनको हम लोग पेरेंट्स मैटर कहते हैं। अभी देखेंगे इसको। दूसरा, इरोजन एंड मास मूवमेंट। यदि अपक्षय न हो तो इरोजन की प्रक्रिया बहुत ही कम होगी, और मास मूवमेंट भी लगभग नगण्य होगा। क्यों? क्योंकि चट्टानें जब टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट में बढ़ती हैं तो उनका इरोजन भी इजीली होता है, और वो मूव भी तेजी से करती हैं ग्रेविटी के हिसाब से। और तीसरा इसमें है एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स ऑफ आयरन, मैग्नीज एंड एल्युमिनियम, कॉपर इट्सेट्रा। तो जैसे हमने अभी पीछे जोन 6 देखा था, यहाँ पे जोन 6 क्या है? सॉयल विद ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। ये जोन 6 में आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं संरक्षित हो जाती हैं। कारण क्या है कि जहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है तो रेनफॉल होगा, तो रेनफॉल में बहुत सारा वाटर नीचे की तरफ जाता है। तो आयरन और कॉपर और इस तरह के जो ऑक्साइड्स हैं वो ऊपरी भाग में रह जाते हैं, और बाकी सारे पदार्थ नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग एनरिचमेंट कहते हैं, और ये एनरिचमेंट हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं मास मूवमेंट की या बृहद संचलन की। तो बृहद संचलन क्या होता है? बेसिकली चट्टानों का मूवमेंट ऊपरी भागों से निचले भाग में, और ये कारण होता है ग्रेविटी इम्पैक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ रॉक डेब्रिस डाउन टू द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये पहले पॉइंट से ये क्लियर होता है कि कोई भी जैसे ऊपरी भूभाग है, घाटी है यहाँ, तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट हरदम नीचे की तरफ लगता है। तो कोई भी चट्टान यहाँ से मूव कर जाती है नीचे की तरफ, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मास का मूवमेंट या बृहद संचलन। और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है कहाँ पे? जहाँ पे वेदर
वेदरिंग हुई है स्लोप की। वेदरिंग यानी चट्टानों में टूट फूट हुई है, और चट्टानों में टूट फूट होने से वो बहुत इजीली ये सारे ब्लॉक आ जाते हैं हमारे नीचे। मास मूवमेंट में कोई भी एक्सटर्नल प्रोसेस काम नहीं करता है, जैसे रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, ये सब मास मूवमेंट में काम नहीं करते। इसके पीछे एकमात्र जो रीजन है वो दैट इज ग्रेविटी। अब मास मूवमेंट के कारण क्या क्या हो सकते हैं इसको देखते हैं। पहला कारण क्या है? रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो। क्योंकि जो भी चट्टान है, जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे वो बैलेंस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही सपोज यहाँ से कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, एक उदाहरण से समझते हैं, तो इन चट्टानों का नीचे से सपोर्ट घट गया, और नीचे से यहाँ से सपोर्ट हटने से ये पूरी की पूरी चट्टानें नीचे आ जाती हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क हुए हैं वहाँ एक्टिविटीज होती हैं। दूसरा कारण, इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप। अगर ग्रेडियंट बढ़ता है तो जो चट्टानों में इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, उसके कारण चट्टानें ऊपर से नीचे आ जाती हैं। थर्ड इज ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग जैसे फीलिंग होती है कहीं पे और उसका वजन बढ़ जाता है, तो जहां पे ओवरलोडिंग होगी वहां पे मास मूवमेंट की संभावनाएं अधिक हैं। और ये ओवरलोडिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, सेचुरेशन एंड ल्यूब्रिकेशन। तो ल्यूब्रिकेशन में जैसे जो भी नमी बढ़ती है या कुछ ऐसे पदार्थों में केमिकल रिएक्शन होता है कि लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, वो नीचे सरकने में उनको आसानी होती है। पांचवा, रिमूवल ऑफ मटेरियल आर लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस। जब ओरिजिनल स्लोप से रिमूवल होता है कुछ मटेरियल का, तो ऊपर वाली जो चट्टानें हैं बेस कमजोर होता है, तो ऐसी स्थिति में लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं। अर्थक्वेक या एक्सप्लोजन होता है तो कंपन आते हैं, तो कंपन से जो चट्टानों का संतुलन है सामान्यतया वो असमान हो जाता है, और वो संतुलन बिगड़ने की स्थिति में चट्टानें ऊपर से नीचे होती हैं। और ये बेसिकली नेचुरल अर्थक्वेक से या कहीं डायनामाइट विस्फोट वगैरह से ये क्लियर देखने को मिलता है। और नेचुरल सीपेज, जल का, जैसे कोई नदी है, कोई झील है, जब उससे सीपेज होता है तो चट्टानें जलमग्न हो जाती हैं, जलयोजित हो जाती हैं, और इन चट्टानों का भार बढ़ जाता है। तो इस केस में भी मास मूवमेंट होता है। हैवी ड्रा डाउन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, रिजर्वायर, रिवर्स, ये सारे के सारे नेचुरल कारण हैं लैंडस्लाइड्स के या मास मूवमेंट के। और इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन का एक रोल होता है कि वो चट्टानों को बांधे रहती हैं, और ये दो तरीके से, एक तो मनुष्य ने खुद ही बहुत ज़्यादा सफाई कर डाली है पर्वतीय क्षेत्रों पे, और दूसरे जो पशुचारण जब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो पशुओं के खुरों से लग लग के चट्टानें ढीली होती जाती हैं। तो इस केस में भी मास मूवमेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक कारण है मास मूवमेंट होने के। अब हम देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ मास मूवमेंट, कौन कौन से फॉर्म में मास मूवमेंट होता है। तो ये एक डायग्राम है, इसको कहते हैं ट्रेंगुलर ग्राफ। जैसे सिंपल ग्राफ होता है उसमें दो डायमेंशन हम दिखा सकते हैं, इसमें हम लोग 3 डायमेंशन दिखाते हैं। एक हमारा वेट और ड्राई का, ये जो एक्सिस है ये वेट और ड्राई दिखा रहा है। दूसरा एक्सिस है फास्ट और स्लो का, और तीसरे एक्सिस पे हम डिफाइन करते हैं कि वो किस तरह का मूवमेंट है। तो यहाँ देखिए ये लिखा है फ्लो, ये लिखा है स्लाइड, और ये लिखा है हीव। पहले इसको देखते हैं कि जब फ्लो बहुत ज्यादा फास्ट हो और उसमें नमी की मात्रा भी अधिक हो तो इसको हम लोग कहते हैं मड फ्लो, यानी जो पंखवाह, जो कीचड़ की तरह से काफी तेजी से फ्लो होता है। जब स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए, नमी भी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि ये वेट है, ये ड्राई है, ड्राइनेस बढ़ता है, तो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े ये नीचे आते हैं, इनको हम लोग कहते हैं अर्थ फ्लो। जब ड्राइनेस एकदम अधिक हो, ये देखिए ड्राई ज्यादा है लेकिन स्पीड आपकी फास्ट है, तो इसको कहते हैं हम लोग लैंडस्लाइड। और ड्राइनेस और ज्यादा हो जाए और स्पीड फास्ट ही रहे तो इसको कहते हैं रॉक स्लाइड। ये फास्ट को शो कर रहा है, तो ये जितने भी अभी तक हम लोग देख रहे हैं इन सबकी स्पीड बहुत तेज है, लेकिन इसमें जो अंतर आ रहा है वो केवल वेट और ड्राई का अंतर आ रहा है। जब बहुत ज़्यादा वेट है तो मड फ्लो, वेटनेस उससे कम हुई, अर्थ फ्लो और कम हो गई, दैट इज लैंडस्लाइड, और उससे और कम हो गई तो रॉक स्लाइड। तो वेटनेस से ये डिसाइड होता है कि जो भी स्लाइड्स होगा उसमें कणों की संरचना और आकार किस तरह का है। मड फ्लो में कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, अर्थ फ्लो में उससे बड़े, लैंडस्लाइड में उससे बड़े, और रॉक स्लाइड में सबसे बड़े बड़े कण होते हैं।
और इस कणों के आकार के पीछे वेटनेस और ड्राइनेस का फैक्टर काम करता है। अब वेट और ड्राई के साथ साथ जब स्पीड और कम होती है, फास्ट और स्लो, इसको देखते हैं, इसको कहा जाता है सॉलिफ्लक्शन यानी मृदा सर्पण। इसकी गति अपेक्षाकृत मड फ्लो, अर्थ फ्लो, लैंडस्लाइड या रॉक स्लाइड से कम होती है। और जब गति एकदम कम हो जाती है, इसको कहते हैं टाइलस क्रीप। क्रीप मतलब जैसे रेंग रेंग के चलना, धीरे धीरे। स्पीड और ज्यादा कम होती है तो इसको कहते हैं सॉइल क्रीप। हीव में न ही वेटनेस होती है और ये बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है, जिसमें बड़े बड़े टुकड़े एकदम धीरे धीरे गति से ये चलते रहते। अब इनके कुछ रूप को हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा स्लम्प। तो स्लम्प में क्या होता है कि बहुत सारे यूनिट्स अलग अलग होके ये नीचे की तरफ आते हैं। जैसे ये पहले डायग्राम को हम देखते हैं तो ये सब डिफरेंट यूनिट्स हैं, पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, ऐसे करके, और ये ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होता है। और बहुत सारा इसमें जो यूनिट्स हैं इनमें बैकवर्ड रोटेशन हो जाता है, यानी इनको सीधा आना था बट ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो ऐसे ब्लॉक वाइज नीचे आने की प्रोसेस को हम लोग स्लम्प कहते हैं। अब डेब्री साइड क्या होता है? डेब्री मीन्स की जो चट्टानों के टूटे फूटे टुकड़े हैं, तो ये काफी ज्यादा तेजी से नीचे आते हैं और इनके में बैकवर्ड रोटेशन नहीं होता। यहाँ पे जो भी बैकवर्ड रोटेशन है, ये बैकवर्ड रोटेशन इस शेप के कारण होता है कि इधर से नीचे आ रहा है, बट ये इधर बैकवर्ड, ये थोड़ा सा बैकवर्ड रोटेशन हो रहा है। लेकिन जो डेब्री स्लाइड होता है इसमें ये सीधे आता है, इसमें बैकवर्ड रोटेशन के लिए जगह नहीं होती। तीसरा रॉक स्लाइड। ये बड़े बड़े इंडिविजुअल रॉक्स होते हैं जो बेडिंग, जॉइंट्स या फॉल्ट से बनते हैं और वो चट्टानों के ढाल के सहारे ये नीचे आते हैं, बड़े बड़े रॉक, बड़े बड़े टुकड़े। अब देखते हैं इंडिया में लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कौन कौन से हैं। तो ये इंडिया का मैप है और सबसे जो फ्रीक्वेंट है लैंडस्लाइड वो कहाँ होता है? हमारा हिमालयाज में, ये रीजन। क्यों? हिमालयाज में लैंडस्लाइड होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ की जियोलॉजिकल जो भी स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है और अनस्टेबल के साथ मानवीय क्रियाकलाप भी बहुत ज्यादा हैं और इनकी हाइट अधिक होने के कारण जो ग्रेविटी का इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा है। रेनफॉल यहाँ पे अधिक पाई जाती है। तो ये सब रीजन है कि सबसे ज्यादा जो हमारा स्लोप है हिमालयाज का, वहां पे लैंडस्लाइड होते हैं। दूसरा एरिया हमारा नीलगिरी बॉर्डरिंग तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, ये वाला रीजन। इनमें कारण क्या है? बहुत ज्यादा रेनफॉल। और तीसरा रीजन ये पूरा हमारा वेस्टर्न घाट का रीजन है। अब हम लोग समझेंगे इरोजन और डिपोजिशन की प्रक्रिया क्या होती है। तो इरोजन को अपर्दन कहा जाता है, डिपोजिशन निक्षेपण। इरोजन बेसिकली जो चट्टाने हैं उनसे एक्वायर करता है पदार्थों को और उनको परिवहन करता है। एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस, दैट इज नोन एज इरोजन। इस एक्वायर करने की भी अलग प्रोसेस है, परिवहन एनर्जी के लेवल पे डिपेंड करता है। एक प्रोसेस होती है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन को हम लोग कहते हैं तल संतुलन और ये दो भागों में होता है। एक होता है डिग्रेडेशन और दूसरा होता है ए ग्रेडेशन। इस तल संतुलन में जैसे हमको पता है कि आंतरिक बलों के कारण भूतल पे असंतुलन की उत्पत्ति होती है, कोई भूभाग ऊपर उठ जाता है, कोई भूभाग नीचे आ सकता है। तो जो बाह्य बल है जिसमें वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन, ये तीनों ही सम्मिलित किए जाते हैं। तो इन बलों का कार्य क्या होता है कि जो ऊपर उठा हुआ भूभाग है इनकी ऊंचाई को कम करते हैं और जो निचले भूभाग हैं उनमें अवसाद जमा करके उसकी ऊंचाई को बढ़ाते हैं। तो जो नीचे होने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं डिग्रेडेशन। तो इसीलिए कहा जाता है कि वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन ये तीनों ही डिग्रेडेशनल प्रोसेस हैं। और एग्रेडेशनल प्रोसेस जब निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एग्रेडेशन। तो हम लोग समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ इरोजन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है हमारा वो है हाइड्रोलिक एक्शन। जो जल के प्रेशर के कारण चट्टानों में टूट फूट होता है उस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। तो जैसे नदी का प्रवाह है, सागरीय तरंगों का प्रवाह है, जब बहुत तेजी से चट्टानों को हिट करता है तो चट्टानें टूट जाती हैं और फिर वही उनको प्रवाहित कर लेता है। तो ये प्रोसेस हाइड्रोलिक एक्शन। दूसरा हम लोग देखते हैं कोरोजन। जल में बहुत सारे केमिकल मिश्रित होते हैं जो अवसादी चट्टानों का या और किसी भी चट्टानों का अपर्दन करते हैं और ये चीज हमने केमिकल वेदरिंग में देखा था कि वो चट्टानों को घुला लेते हैं, उनको केमिकली चेंज कर देते हैं। द थर्ड इज अब्रेजन। अब्रेजन
में क्या होता है कि अपर्दन के कारकों के साथ जो भी चट्टानों के टुकड़े चलते रहते हैं वो टुकड़े आसपास की चट्टानों को अपर्दित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे नदी है, तो नदी जब पहाड़ों पे चलती है तो इसमें बहुत सारे चट्टानी टुकड़े नदी की धारा के साथ मूव करते रहते हैं, और जब ये चट्टानी टुकड़े तली को इरोड करते हैं, तली को जब गहरा करते चलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अब्रेजन। ऐसे ही ये आपस में भी टकराते रहते हैं और आपस में टकरा के टूटते फूटते रहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है अट्रिशन, या इसको कहते हैं सन्निघर्षण। अब्रेजन को कहते हैं अपघर्षण, एट्रिशन सन्निघर्षण। एक और प्रोसेस होती है प्लकिंग एक्शन, जो हिमनद, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, वो ग्लेशियर चट्टानों के ऊपर प्रेशर से चट्टानों को तोड़ देते हैं, तो दैट इज प्लकिंग एक्शन। इसको हिंदी हम लोग कहते हैं उत्पाटन। तो ये सारे मुख्य मुख्य प्रोसेस हैं इरोजन के, जो कि इरोजनल एजेंट्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कारक इसमें एजेंट्स ऑफ इरोजन में हम देखते हैं तो ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर, विंड, कोस्टल वेव्स, ग्लेशियर्स, ये सारे एजेंट्स ऑफ इरोजन हैं जिनमें एनर्जी का लेवल हाई होता है, तो ये इरोजन करते हैं। और जब इनके एनर्जी का लेवल कम हो जाता है तो ये प्रोसेस डिपोजिशन कहलाती है या निक्षेपण कहलाती है, या इसको एक तरीके से देखेंगे तो ये एग्रेडेशनल प्रोसेस है। क्योंकि स्थल भाग पे ये इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो एक प्रकार से हम देखेंगे कि डिपोजिशन किसी एजेंट का अलग से कार्य नहीं है, वो एक तरीके से रिस्पांस है एनर्जी का और इरोजन का। और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स और इरोजनल लैंडफॉर्म्स सारे एजेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और इन लैंडफॉर्म्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अब इसी क्रम में देखते हैं हमारे मृदा का निर्माण। मृदा के निर्माण को हम लोग कहते हैं पेडोजेनेसिस, और मृदा का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसको कहते हैं पेडोलॉजी। तो बेसिकली एक शब्द है पेड। पेड का मतलब ये होता है कि जो मृदा बनती है हमारी, मृदा के जो एकाकी कण होते हैं, जो सिंगल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी संरचना को कहा जाता है पेड। तो पेड के ही नाम पे पेडोलॉजी और पेडोजेनेसिस जितने भी शब्द हैं वो बने हुए हैं। तो बेसिकली हम समझेंगे कि मृदा कहते किस चीज को है, मृदा होती क्या है। तो मृदा पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर होती है जो खनिज पदार्थों से और जीवांशों से मिलके बनती है, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होता है कि इट कैन सपोर्ट प्लांट रूट्स, ये एक लाइफ के फॉर्म को सपोर्ट करती है। तो इसको हम लोग कहते हैं मृदा। और बेसिकली ये बहुत ही पतली लेयर होती है, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक है। और इस पतली लेयर में भी कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। ये बनता है सबसे पहले, इसमें ओ लेयर होती है, ओ का माने ऑर्गेनिक लेयर, जिसमें जीवाश्म की अधिकता होती है। ओ के बाद बनती है हमारी ए लेयर। ए लेयर में जीवाश्म और खनिज दोनों का मिश्रण होता है, तो ये बेसिकली काफी डार्क कलर की होती है। ए के बाद आती है हमारी ई लेयर, और ई लेयर में होता है यूलिविएशन, यानी इसमें के पदार्थ अधिक मात्रा में बारिश के कारण ये नीचे की तरफ चले जाते हैं। और ई लेयर के बाद होती है हमारी बी लेयर। बी लेयर में ये पदार्थ जमा होते जाते हैं, तो ये जोन ऑफ एक्यूमुलेशन होता है, इसमें पदार्थों का संग्रहण होता है। और बी के बाद बनती है हमारी सी लेयर। सी लेयर बेसिकली हमारा रिगोलिथ होता है, और रिगोलिथ हमने पढ़ा हुआ है कि ये चट्टानों के टूटे फूटे टुकड़े होते हैं। और रिगोलिथ के नीचे हमारा बेडरॉक होता है, जिसके ऊपर मृदा का निर्माण होता है। तो ये एक आइडियलाइज्ड प्रोफाइल का स्ट्रक्चर है। तो जो भी मृदा अधिक पुरानी होती है उनके में ये पार्श्विका डेवलप होती है, लेकिन जो नई मृदाएं हैं उनके में कोई ज़रूरी नहीं कि ये पार्श्विका डेवलप ही हो। जैसे डेजर्ट का जो लेयर है उसमें ओ लेयर या तो अनुपस्थित रह सकता है, लेकिन जहाँ पे विषुवतीय क्षेत्र है, जहाँ जलवायु गर्म है और वर्षा की मात्रा अधिक होती है, वहाँ ए लेयर काफ़ी रिच होती है क्योंकि ह्यूमस की उपस्थिति होती है। अब देखते हैं कि मृदा की निर्माण की प्रक्रिया कैसी होती है और कौन से प्रोसेस इसमें भागीदार होते हैं। तो पहला प्रोसेस हमारा पेरेंट्स मटेरियल, इसको आधार चट्टान भी कहते हैं, जिनके अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है। और ये आधार चट्टानें इस मृदा के कलर को डिसाइड करती हैं, टेक्सचर को डिसाइड करती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को, मिनरल कंटेंट और परमिएबिलिटी या इसको कहते हैं हम लोग रंध्रता, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं पेरेंट मटेरियल से। जैसे उदाहरण के लिए काली मिट्टी एक मिट्टी का प्रकार है, तो ब्लैक सॉइल
ब्लैक क्यों है? क्योंकि वो बेसाल्ट से निकला हुआ है। तो बेसाल्ट क्या हुआ? एक पेरेंट मटेरियल हुआ और उससे बनी है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के बहुत सारे रासायनिक गुण, टेक्सचर ये बेसाल्ट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। दूसरा है हमारा रिलीफ, या इसको कहते हैं हम लोग टोपोग्राफी। ये डिसाइड करता है कि मृदा की मोटाई क्या होगी। यदि कहीं पे स्लोप अधिक है तो वहाँ पे मृदा की मोटाई कम होती है, थिकनेस बहुत कम होती है। क्योंकि वहाँ जो इरोडेड मटेरियल हैं, जो वेदर्ड मटेरियल हैं, वो रुक नहीं पाएंगे, वो नीचे स्लोप पे चले आते हैं। तो जहाँ पे फ्लैट लैंड होता है वहाँ पे मृदा की मोटाई अधिक होती है। ये एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल को डिसाइड करता है। तीसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा एक्टिव फैक्टर है और इसमें दो तत्व जो होते हैं वो सबसे अधिक मृदा निर्माण में भूमिका अदा करते हैं। पहला इसमें है तापमान और दूसरा है रेनफॉल, जो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी वहां पे संपन्न होगी और किस तरह से केमिकल एक्टिविटी होगी। अब ये वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन को डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। जहां रेनफॉल अधिक होती है एक्सेस अमाउंट में, वहां पे ये जो हमारा यूलिविएशन जोन बनता है, यहाँ से कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे एलिमेंट, इवन सिलिका, ये सारे नीचे की तरफ प्रवाहित होते हैं। इसको कहते हैं लीचिंग या पर्कोलेशन। और ये बी लेयर में जाके जमा होते हैं। इस लेयर को हम लोग कहते हैं इल्यूविएशन, जिसमें सारे पदार्थों का संग्रहण होता है। सिलिका के अलग होने की प्रोसेस को डिसिलिकेशन कहा जाता है। तो ये वहां पे होता है जहां वर्षा की मात्रा एक्सेस होती है। लेकिन जहां वर्षा की मात्रा कम है और टेम्परेचर हाई है, यानी कि जो शुष्क प्रदेश है, डेजर्ट एरियाज हैं, तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन प्रिसिपिटेशन। तो होता क्या है कि जल ऊपर की तरफ मूव करता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, केशिकत्व के कारण, और जल के साथ साल्ट भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं। और जल तो वाष्पीकरण हो जाता है लेकिन साल्ट इसी में रह जाते हैं और वो सतह से थोड़ा सा नीचे एक हार्ड पैन का निर्माण करते हैं। और जहां पे वर्षा थोड़ी सी अधिक होती है डेजर्ट एरिया की तुलना में, तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स बनते हैं जिनको कंकर कहा जाता है। तो ये हार्ड पैन और कंकर वहां पे बनते हैं जहां पे वाष्पीकरण की दर अधिक होती है वर्षण की दर से। जहां वर्षा की मात्रा अधिक है वहां निक्षालन होता है, वहां पे बहुत सारे खनिज पदार्थ नीचे की तरफ जाते हैं और ऊपर में ऑक्साइड बचे रह जाते हैं, लोहे के, एल्यूमिनियम के, जो एनरिचमेंट की प्रोसेस में हमने देखा था। नेक्स्ट फैक्टर इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। चौथा, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मृदा में टेक्सचर को चेंज करते हैं, उसके केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, जैसे अर्थवर्म या केंचुआ। केंचुआ मिट्टी ही खाता है और मिट्टी को ही बाहर करता है, तो मिट्टी की संरचना में पर्याप्त अंतर आता है, बहुत सारे बिल बना के रहते हैं उसमें। और इसी में हम लोग जोड़ सकते हैं ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर ने मृदा के केमिकल स्ट्रक्चर को काफी चेंज किया हुआ है। इसमें दो फैक्टर, एक क्लाइमेट और दूसरा बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये दो एक्टिव फैक्टर हैं सॉइल जेनेसिस के या पेडोजेनेसिस के। और पेरेंट्स मटेरियल, रिलीफ और टाइम, ये तीन पैसिव कंट्रोल फैक्टर हैं सॉइल जेनेसिस के। तो लास्ट हमारा फैक्टर है पांचवा, टाइम। टाइम क्या करता है कि डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। यदि पुरानी मृदा होती है जिसमें समय अधिक लगा हुआ है तो उसमें ये प्रोफाइल वेल डेवलप्ड होती है, लेकिन जो नई मृदाएं होती हैं उसमें ये पार्श्विका उतनी डेवलप नहीं होती है। तो ये हमारा सॉइल जेनेसिस के फैक्टर्स हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।